चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? आपको सिखाया गया था पीएच निकालना है ना। पीएच क्या होता है बताइए? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। और पीओएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आपको H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दिया है तो आप डायरेक्टली पीएच और पीओएच निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? और आपको लास्ट क्लास में log 1 से लेके log 10 की वैल्यू में आपको याद कराया था, लेकिन आपको याद नहीं हुआ है ना? log 2 की वैल्यू बताइए कितनी होती है? log 5 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू 1, log 9 की वैल्यू 0, log 8 की वैल्यू। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। log 1.8 की वैल्यू 0.26 है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, अब और थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। और आज मैं जितना भी पढ़ाया था एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और आज टॉपिक की कंसेप्ट पढ़ेंगे। और आज टॉपिक का आज मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए भाई, आप लोग बात करते हैं, जैसे अगर मान लो हम लोग को H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया है और आपको पीएच निकालना है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए पीएच की वैल्यू क्या होती है? पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अगर आप बात किया जाए पीओएच की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? भाई देखो, जो ऊपर में होता है वही लॉग का अंदर में आ जाता है ना। तो यहाँ में क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ में जो भी पी का ऊपर में मान लो लिखा है के, क्या लिखा है? के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस लॉग ऑफ के। क्या समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो लिखा है पी के भी, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के बी। अगर मान लो लिखा है पी डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू, तो बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। तो आपने क्या समझा कि पी का ऊपर में जो भी लिखा होता है वो लॉग के अंदर में आ जाता है। अगर मान लो हम लोग पासीघाट की बात करेंगे, मान लो ये पी ऑफ पासीघाट लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस लॉग का अंदर में क्या आ जाएगा बोलिए? पासीघाट। लेकिन लाइट बहुत खराब है ना? तो चलिए, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पी का ऊपर में कुछ भी लिखा है तो वो लॉग का अंदर में आ जाता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद हो गया होगा। और देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, कि जो पीएच होता है और पीओएच होता है, दोनों का सम कितना होता है? 14। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, पीएच प्लस पीओएच कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं। जैसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वहां में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया था कि नहीं आया था? और उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कितने टर्म में लिखा जाता था? या तो केसी या तो केपी। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको 6 प्रकार से हम लोग लिखेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग। तो कॉपी हो चुका है? और आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं, अगर बताओ भाई, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस एक्स है, तो इसका अगर मान लो H की इतना है या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इतना है, तो बताओ पीएच या पीओएच की वैल्यू क्या होती थी? एक्स, है कि नहीं? और फिर आपको बताया गया था अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है बताइए? x इंटू 10 की पावर माइनस वाई है ना? तो बताइए इस केस में पीएच या पीओएच की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? y माइनस लॉग x। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना? तो ठीक है, यही तो हम बताया था, और कुछ तो बताया नहीं थे। एंटी लॉग कैसे निकालना है वो भी सिखाया गया था, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड पीएच इफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर। आपको सॉल्व करना है भाई, जल्दी जल्दी। फाइंड पीएच इफ OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोलर। बताइए अगर ऐसा लिखा है तो आपको क्या निकालना है? पीएच। तो पीएच क्या होता है बताओ? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा? 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो क्या हो जाएगा बताइए? अगर मान लो हमारा ऐसा लिखा गया है माइनस लॉग 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो बताइए क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आंसर? 4 माइनस लॉग 5.4। भाई ये जो वैल्यू था ना,
ये क्या था, अगर इसकी वैल्यू क्या है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन x इंटू 10 की पावर माइनस वाई है, ऐसा ही देखें तो उसका pH या POH y माइनस लॉग x हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। देखो ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना है ना, तो इसका pH क्या हो जाएगा, 4 माइनस लॉग 5.4 हो जाएगा, है ना। और बताइए क्या आप लोग जानते हैं क्या लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो 7.3 लिख लीजिए। क्या समझ पा रहे हैं ना, 0.73। भाई 0.5 की वैल्यू तो कितनी होती है 7, तो 7 5.4 है कि नहीं, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 7.3 7.5 7 पॉइंट कुछ ऐसा लिख लो। क्या क्लियर है ना भाई। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ में 3.27, तो पीएच की वैल्यू आ गई। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में क्या निकालना है, देखिए पीएच निकालना है, लेकिन आपको कौन सा कंसंट्रेशन दिया है बताइए, OH माइनस। अगर OH माइनस दिया है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, POH। क्या निकालना पड़ेगा, POH। उसके बाद आपको एक रिलेशन यूज करना होगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है 14। तो आप मुझे बताइएगा POH क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ से। भाई OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो बताओ POH क्या होता है y माइनस लॉग x। तो डायरेक्टली बोलो क्या हो जाएगा 6 माइनस लॉग 4। क्या हो जाएगा बोलिए 6 माइनस लॉग 4। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं तो एक स्टेप लिख देना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम POH निकालते हैं तो क्या हो जाता है माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा POH 6 माइनस लॉग 4, और लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, तो ये क्या हो जाएगा 5.4। तो ये किसकी वैल्यू निकली है भाई, POH की वैल्यू। लेकिन निकालना क्या था, निकालना तो क्या था pH। तो आप लोग लिखेंगे pH प्लस POH कितना होता है 14 होता है, तो pH की वैल्यू क्या होगी 14 माइनस POH। तो pH की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 5.4, तो क्या आ जाएगा 9.6। कितना आ जाएगा 8.6। 8.6। तो इसे आपको पता चल गया होगा मेरा मैथमेटिक्स कितना कमजोर है ना। ठीक है, एक और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। बताइए अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन A/B इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है pH। सिंप्लीफाई करिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन A/B इंटू 10 की पावर माइनस 6 है और निकालना है pH। चलिए तो ध्यान देना है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है बताइए। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना दिया है, अरे भाई वही ना है x इंटू 10 की पावर माइनस वाई। तो बताओ pH क्या होता है x माइनस लॉग A/B। अरे होगा कि नहीं होगा भाई। देखो ये तो आपको ऐसा बताया गया था ना, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना है x इंटू 10 की पावर माइनस वाई है, तो इसका pH क्या होता है y माइनस लॉग x होता है ना भाई ऐसा। तो यहाँ में मान लो y का जगह में यहाँ में तो क्या है 10 की पावर में x है, और x का जगह में A/B है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई लिख सकते हैं ना। और यहाँ में ध्यान देना, और log A/B का फॉर्मूला क्या होता है log A माइनस log B, और माइनस को ओपन कर लेना x माइनस log A प्लस log B। तो सिंप्लीफाई हो चुका है। क्या आप समझ पा रहे हैं, डाउट है तो बोलिए एक बार और समझाएंगे। क्या इसमें ये वाला में किसी को डाउट तो नहीं है ना भाई। ठीक है, अब आइए यहाँ में, अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो भाई H प्लस आयन निकालना है जब pH दिया है, तो बताओ अगर pH दिया था तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या था 10 की पावर माइनस pH, है कि नहीं। तो बताइए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए 10 की पावर माइनस pH, और माइनस pH ये तो फॉर्मूला था। तो बताइए यहाँ से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस 5.7। तो क्या लिखते थे बताओ यहाँ से जल्दी से, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 0.7, ऐसा हो जाएगा ना। अरे भाई हो जाएगा, हो जाएगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में आ चुके हैं, चेहरा से पता चल जाता है। देखिए भाई ऐसा लिख सकते हैं 5.7 को लिख सकते हैं ना माइनस 5 माइनस 0.7, और 10 की पावर
सॉरी ए की पावर m प्लस n क्या लिखा जा सकता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अरे भाई कल ये सब डिस्कस किया गया था। अब क्या करना है, देखो निगेटिव आ रही है तो इसका पावर को एक माइनस करना है और यहाँ में +1 ऐड करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और यहाँ में क्या हो जाएगा बताओ 10 की पावर -0.7 + 1, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं 0.3। और बताओ 0.3 क्या होता है, ये एंटी लॉग हो गया 2 का ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो इसमें देखो ये चैप्टर में केवल कैलकुलेशन ही है, ठीक है, पीएच कैलकुलेट करना है बस वही है। और हर केसेस के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि पीएच कौन सा केस के लिए निकाला जा रहा है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 8 केसेस होंगे, आज पहला केस के बारे में पढ़ाया जाएगा। फाइंड के इफ, भाई लाइट आ गया है देखिए 4.74। चलिए तो ये आपको निकालना है। तो देखिए वही सेम है, जैसे अब मान लो आपको क्या दिया था भाई, पीएच दिया था और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पूछ रहा है कि नहीं भाई। देखिए अगर मान लो आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है तो 10 की पावर माइनस पीएच करते हैं। उसी प्रकार अगर आपको के निकालना है तो 10 की पावर माइनस क्या करना पड़ेगा, पीके। क्या समझ पा रहे हैं ना, के भी निकालना है तो क्या करेंगे 10 की पावर माइनस पीके भी, क्योंकि आप जानते हैं पीके भी इज इक्वल टू क्या होता है, पीके इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के। क्या भाई आप जानते हैं ना ऐसा, तो सेम है फॉर्मूला, तो सेम ही रहेगा, केवल नाम चेंज हो जाएगा। क्लियर है भाई। देखो H प्लस साइन का ये होता है ना, उसी प्रकार K का वैल्यू क्या होगा माइनस पीएच का जगह में, देखो H है तो पीएच है, K है तो पीके हो जाएगा, KB है तो पीके भी हो जाएगा, KW है तो PKW हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, फॉर्मूला तो एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो पीके दिया है और के पूछ रहा है, तो बताओ के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस पीके, और यहाँ में क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस पीके का वैल्यू क्या है -4.74। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -0.74, और यहाँ में -1 कम करेंगे वहां में +1 कर देंगे, तो 10 की पावर -4 में से एक और कम करेंगे भाई, ऐसे करना है। और यहाँ में हो जाएगा -0.4 + 1। तो आप बताइए यहां से क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 इंटू क्या हो जाएगा बताइए 0.26, और 0.26 क्या होता है 1.8, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो ये किसकी वैल्यू निकला है के का। समझ पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो गया है। तो चलिए भाई हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो मोल्टेन या एक्वस फॉर्म में अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग पढ़े थे, है कि नहीं, तो उसमें आप लोग इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो मोल्टेन या एक्वस फॉर्म में अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। भाई जैसे मैं आपको जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा है NaCl मोल्टेन, मोल्टेन लिखो या लिक्विड लिखो, और यहाँ में लिखा है NaCl एक्वस। भाई आपको एक क्लास में मैं रिवाइज करा देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने ये बताया था, इसके अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, तो यहाँ में ये क्या है NaCl मोल्टेन फॉर्म में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो क्या हो जाता है, इसमें पानी होगा क्या, लिक्विड में पानी होगा क्या, नहीं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई Na+ और Cl-। तो यहाँ में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे तो केटाइन कैथोड पे जाता था, एनाइन एनोड पे जाता था, और केटाइन कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता था, एनाइन एनोड पे जाके लिबरेट हो जाता था, है कि नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान देना, जब एक्वस होगा ना भाई तो इसमें क्या भी होगा, केटाइन भी होगा, एनाइन भी होगा और पानी भी होगा। तो इस केटाइन और एनाइन का कंपटीशन किसके साथ में हो रहा था, पानी में, कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप बताइए इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो मोल्टेन या एक्वस फॉर्म में अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है उसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट।
जो मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या समझ पा रहे हैं? डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा क्या होता है भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं वो आयनिक कंपाउंड या वो आयनिक सब्सटेंस जो 100% आयोनाइज हो जाता है, जिसको आपने पानी में डाला और वो 100% आयोनाइज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो भाई आपने ग्लास लिया और उसमें NaCl को डाल दिया और उसको थोड़ा सेक करिए, हिलाइए भाई, तो NaCl नहीं बचेगा, क्योंकि NaCl तो 100% किस में कन्वर्ट हो चुका है? अपने आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे कंपाउंड जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ऐसे टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे भाई ध्यान देना, ये ग्लास है और इसमें पानी है और आपने यहाँ में क्या डाला भाई? NaCl। ये सॉलिड स्टेट में था, जब आप यहाँ में पानी में डालेंगे तो NaCl नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि NaCl तो पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है? अपने आयंस में। समझ पा रहे हैं ना? तो इसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब तुमने क्या समझा? जो 100% आयोनाइज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो 100% आयोनाइज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए, अगर हम बात करते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे, आप मान लो एसिटिक एसिड ले लो भाई, आप इसके अंदर में डाल दीजिए तो देखेंगे कि एसिटिक एसिड कुछ डिसोसिएट होगा, लेकिन यहाँ में नीचे में एसिटिक एसिड बचा ही रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? वो 100% आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कहने का ये मतलब है, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका जो अल्फा होगा वो कितना परसेंट होगा भाई? 100%। क्योंकि इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% आयोनाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। NaCl नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? Na+Cl-। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इनका अल्फा क्या होता है भाई? लेस देन 100%। समझ पा रहे हैं ना? 5% होगा, 10% होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसे सब्सटेंस जो 100% आयोनाइज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? वीक। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा की वैल्यू 100% से कम होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उनका अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100%। मतलब ये क्या है? कंप्लीट आयोनाइज। कंप्लीट आयोनाइज का मतलब तुमने एक कंटेनर लिया था भाई और NaCl को बाहर में डाल रहे थे, उस कंटेनर के अंदर में डाल रहे थे और उस कंटेनर में भाई NaCl को मिला दीजिए, हिला दीजिए, मतलब मिला दीजिए, तो बताओ क्या उसके नीचे में NaCl बचा रहेगा? नहीं। NaCl तो अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, केटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप एसिटिक एसिड को डालेंगे और आप उस सोल्यूशन को थोड़ा हिला दीजिए तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो एसिटेट आयन और H+ बनाएगा और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो एसिटिक एसिड बचा ही रहेगा, जो 100% आयोनाइज नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे हैं? ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये भी बात आपको जानना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अरे भाई ध्यान दीजिए, कौन कौन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या लिखा है? ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसी मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या समझ पा रहे हैं ना? शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। तो बताओ, जो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे भाई कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? तो आप बोलेंगे 6 होता है। कितना होता है? 6। अरे भाई कौन कौन होता है? HClO4 होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, फिर क्या होता है भाई? HCl, HBr, HI। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और इस एसिड के अलावा जो भी एसिड है वो क्या हो जाएगा? वीक एसिड। क्या हो जाएगा? वीक एसिड। अगर ये सारे एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? तो आप बोलेंगे HClO4। क्या बोलेंगे? HClO4। नाम होगा परक्लोरिक एसिड। क्या नाम होगा? परक्लोरिक एसिड। समझ पा रहे होंगे? अच्छा देखिए, अगर हम बात करें भाई स्ट्रॉन्ग बेस का, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं? आंसर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रूबियम हाइड्रोक्साइड, ओहो क्या लिख दिया, RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। भाई समझ पा रहे हैं क्या? यही हमारी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होते हैं? इसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो क्या हो जाएगा? वीक बेस। और
अरे भाई सॉल्ट, या तो सॉल्ट क्या होगा हमेशा, कैसा हो जाएगा बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे, बताओ ये क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या लिखा है, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा है CH3COONA, भाई एसिड है क्या, नहीं। क्या बेस है क्या, नहीं ना, एसिड है ना बेस है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट। और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझे हैं आप लोग, अरे भाई समझ में आया है क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बताओ NH4OH, क्या ये बेस दिखाई दे रहा है क्या, 5 बेस याद रखना वो स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी सब क्या होता है, वीक। भाई कौन, देखो सोडियम सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम, सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम बेरियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अरे समझे क्या, देखो सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम बेरियम, और इसके साथ में जुड़ा है OH, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद किसी के साथ में OH जुड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, वीक बेस। तो बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आंसर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा है NH4Cl लिख दिया है, क्या लिखा है, NH4Cl, तो आप बताओ ना, क्या ये एसिड है, नहीं। क्या ये बेस है, नहीं। अरे भाई ये क्या हो गया है, सॉल्ट। और सॉल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या आप समझ पा रहे होंगे भाई। तो अगर हम बात करें वीक एसिड की, किसकी बात करेंगे भाई, वीक एसिड। अरे भाई वीक एसिड का एग्जांपल क्या होगा, ये एसिड को छोड़ के बाकी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वीक। अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, CH3COOH, H2S, HNO2। क्या आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद मैंने लगा दिया HETC। क्या लगा दिया भाई, यहाँ में ETC लिखा है क्या, नहीं। अरे भाई 6 ही होता है, और इसमें तो ETC का मतलब ये 6 के बाद कोई भी आएगा तो क्या बन जाएगा, वीक एसिड। ETC का मतलब ये होता है समय की कमी है, नहीं तो बहुत सारा लिखा जाएगा, है कि नहीं। चलो अगर हम बात करें वीक बेस का, तो वीक बेस में आप लोग बताइए, इस 5 को छोड़ के बाकी जो आएगा वो क्या होगा, वीक बेस। तो आप लोग एक एग्जाम्पल बताइए, अरे भाई एक आप एग्जाम्पल बता दीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, वीक बेस। अरे भाई मैग्नीशियम यहाँ में आ रहा है क्या, नहीं। अरे भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन आ रहा है, बेरियम। अरे भाई बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद कराया गया था, जानते हैं क्या। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एसेंजियम बेरियम, तो इसी का ना हाइड्रोक्साइड भाई स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी इसका क्या हो जाएगा, वीक। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। अच्छा आपने अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ा है कि नहीं, कोई बात नहीं, इनऑर्गेनिक में सब याद कराया जाएगा आपको। तो ये 2 लिखा के एग्जांपल। और सॉल्ट हमेशा कैसा होता है बोलिए, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आपको लग रहा है कॉपी करना चाहिए तो कॉपी कर लीजिए, ये सब नहीं है लिखाना पड़ेगा। द सब्सटेंस विच इज पार्शियली आयोनाइज, ये पार्शियली आयोनाइज होता है और ये फुल्ली आयोनाइज होता है। वो आप लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, आपको समझने के लिए। कभी भी डिफिनीशन थोड़ी ना आएगा कि ये क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए। बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 1। 100% का मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 1। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, और भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, क्योंकि वो 100% आयोनाइज नहीं होता। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो भाई टॉपिक को बिल्कुल भी हार्ड मत बनाइएगा, जैसे पढ़ाया जा रहा है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, लेकिन जरूर घर में एक बार पढ़ के जरूर आइए, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। तो अभी तक हमने क्या ही पढ़ाया, H+ दिया है पीएच निकाला है, OH दिया है तो पीएच निकालना है, K दिया है तो पीके निकाल सकते हैं, Kb दिया है तो पीके भी निकाल सकते हैं। और पीएच और पीओएच में एक रिलेशन होता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। बस यही पढ़ाया है भाई। और उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया गया था, ऐसा सब्सटेंस जो मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस में टूट जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। 2 प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग जो 100% आयोनाइज होता है, उसका अल्फा की वैल्यू 1 होती है, 100% होती है मतलब 1 होती है, और इसमें अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, वीक एसिड या वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और सारे सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपका है अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन।
तो भाई नेक्स्ट में लिखना है अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। तो देखिए अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, अभी तक हमने चैप्टर ही स्टार्ट नहीं करा है भाई, ठीक है। अभी ये पढ़ने के बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरुआत होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, एक ग्लास लिया भाई, और उस ग्लास में एसिटिक एसिड को डाल दिया। किसको डाल दिया? एसिटिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन को डाल दिया। तो देखिए यहाँ में क्या है, एसिटिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन है। क्या समझ पा रहे हैं? मान लो एक ग्लास था, उसमें आपने एसिटिक एसिड को डाल दिया है, और जैसे ही आप एसिटिक एसिड को डालेंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? केटायन और एनायन में टूट जाएगा। और वो केटायन और एनायन में टूटेगा तो क्या बनाएगा बताइए? एसीटेट आयन और H प्लस आयन बनाएगा ना। और आपने क्या करा, दूसरा बार आपने एक कंटेनर लिया और उसमें आपने NaCl को डाल दिया। किसको डाल दिया? NaCl। तो जब आप NaCl को डाल देंगे भाई, तो NaCl को जब आपने डाल दिया तो वो किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आप मुझे बताइए, जब आपने ग्लास था और उसमें आपने NaCl को डाला था तो क्या केटायन और एनायन में टूट गया। लेकिन बताओ NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या वो 100% अपने आयंस में टूट जाएगा? अरे भाई ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या ये 100% आयोनाइज हो जाएगा, मतलब केटायन और एनायन में खत्म हो जाएगा? मतलब बताइए, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये तो खत्म हो जाएगा, और ये 100% किस में टूट जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, केटायन और एनायन में आयोनाइज हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या NaCl बचा रहेगा? नहीं, मतलब ये खत्म हो जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा। तो बताइए ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? इरिवर्सिबल, क्योंकि फर्दर ये कंबाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी? इरिवर्सिबल। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आपने पानी में डाला और भाई उसको हिला दिया, सोल्यूशन को हिला दिया, तो ये तो खत्म हो गया NaCl, और वो क्या बन चुका है? Na प्लस और Cl माइनस। अब इनकी जो अल्फा होती है वो तो 100% होती है, मतलब वो 100% खत्म हो चुका है, मतलब रिएक्शन पूरा फॉरवर्ड जा चुका है, मतलब ये रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मतलब रिएक्शन तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन आप मुझे बताइए ये एसिटिक एसिड है और कैसा है, तो आप बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या ये 100% डिसोसिएट होगा? क्या नहीं, 10% डिसोसिएट हुआ तो ये बनेगा, ये बना, क्या ये बचा ही रहेगा क्या भाई? क्या ये बचा रहेगा? फिर ये दोनों कंबाइन करेंगे, ये बनाएंगे, ये डिसोसिएट होगा, मतलब ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी? तो आपका आंसर होगा रिवर्सिबल होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो दो एरो लिखा जाएगा, एक तो सिंगल एरो लिखा जाएगा, एक डबल एरो लिखा जाएगा। और सिंगल एरो तभी लिख सकते हैं जब वो इलेक्ट्रोलाइट कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये तो खत्म हो चुका है भाई, अल्फा इसका 100% है, ये 100% डिसोसिएट हो चुका है, तो केवल आपका ये जो रिएक्शन होगा वो कैसी रिएक्शन होगी? क्योंकि इसका जो अल्फा होगा वो 100% आयोनाइज हो जाएगा, और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत में आपको दो एरो मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये एरो लिखा है तो समझ लेना वो 100% आयोनाइज हो चुका है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। जब डबल एरो मिल रहा है तो समझ लेना वो कैसा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो चलिए अब हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरुआत होगी। तो क्या ये भाई ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कब सिंगल एरो होगा और कब डबल एरो होगा। क्योंकि भाई अगर मान लो इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखे तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? और भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि नहीं है? देखो भाई थोड़ा सा ध्यान देना, ये चैप्टर हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है, और आयनिक इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वो दो प्रकार का पढ़ा था। एक तो Kc पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था भाई? Kp। और भाई पढ़े थे ना हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, दो ही तो पढ़े थे ना। लेकिन इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में हम Kp नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब किस में होगा भाई? एक्वस सॉल्यूशन में होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नहीं समझे? पर भाई आयनिक इक्विलिब्रियम में जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो किस टर्म में लिखेंगे? कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे, प्रेशर के टर्म में नहीं लिखेंगे। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस, समझ पा रहे हैं ना? तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनका कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज हो रहा था दो, Kc और Kp, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा जाता है। किसके टर्म में?
और यही जो केसी होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो 6 प्रकार से लिखा जाता है, अभी सिखाया जाएगा धीरे धीरे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो भाई ध्यान देना। अब थोड़ा सा आप बताइए, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इनके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। बोलो होगा क्या? अगर मान लो भाई ये तो 100% आयोनाइज हो चुका है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 0। और भाई ये तो खत्म ना हो गया तो क्या बन जाएगा? 0। और जब यहाँ में 0 लिखेंगे तो K का वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन नहीं हो सकता है। नहीं समझ में आया? अरे भाई ये तो खत्म ना हो चुका है, क्योंकि ये तो रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इनके लिए अल्फा तो 100% है, मतलब ये खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई? 0। और जब यहाँ में डालेंगे 0 तो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, इसलिए K की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन नहीं हो सकते। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आयोनाइजेशन इक्वेशन जब लिखा जाता है, ये आयोनाइजेशन इक्वेशन है, तो उसमें जो K डिफाइन होगा वो किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ चुका है। अब आगे हम बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अभी हमारा ये चैप्टर नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 बातें सीखना है। जब सिंगल एरो लिखा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और डबल एरो लिखा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या समझ पा रहे हैं क्या? एक बार हाँ बोल दी, समझ में आ गई? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या नाम है? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है? और ये जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो हमेशा, ये आपका पहला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। 8 बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक शुरू हो रही है, जिसका नाम है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आज की क्लास में इसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है हमेशा वैलिड होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए वैलिड है भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो बताओ क्या ये वीक एसिड के लिए भी वैलिड होगी, और वीक बेस के लिए? क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है कि नहीं होता है? तो ये ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए वैलिड है भाई? इट इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें भाई, तो किस किस के लिए भी होगा? वीक एसिड और वीक बेस के लिए। ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो हमेशा किसके लिए वैलिड होती है? तो आपका आंसर होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होती है। और वीक एसिड भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक बेस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहां तक क्लियर है? अब आइए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो भाई हमने Ha एक एसिड लिखा है, और एरो भाई मान लो ऐसा लिखा है, और वो आयोनाइज हो जा रहा है H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस में। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब आप मुझे बताओ, एरो लगा है डबल, तो ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो आप बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये कैसा है भाई बताइए? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या समझ पा रहे हैं क्या? एरो से समझ में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो अगर हम बात करें टाइम t इक्वल टू 0 पे इनका कंसंट्रेशन C है। कितना है? C है, तो इनका क्या हो जाएगा भाई? 0 0। क्या समझ पा रहे हैं? कुछ सेकंड के बाद मान लो इसमें से खत्म हो गया भाई C अल्फा। कितना खत्म हो गया? C अल्फा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बताओ ये कितना बनेगा? कितना खत्म हुआ? C अल्फा। तो ये कितना बनेगा? C अल्फा। और ये भी कितना बनेगा? C अल्फा। अगर हम मान लो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, K की वैल्यू। किसकी बात करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का। तो बताओ क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, है कि नहीं? और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एक्वस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA एक्वस। बोलो क्लियर है ना भाई? अब यहां से ध्यान देना, आपको K की वैल्यू निकालना है। K क्या होता है बताओ? K बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में जो ये क्या है बताइए? ये तो एसिड है, और वो कैसा एसिड होगा भाई? वीक एसिड, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। H दिखाई दे रहा है, मतलब वो क्या है? वीक एसिड। क्या है बोलिए? वीक एसिड। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है और किसके बराबर हो जाता है भाई? K का। K बोले तो क्या हो जाता है? एसिड डिसोआयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? एसिड, क्योंकि K क्या है? एसिड के लिए लिखा जा रहा है ना। अब K नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? K। तो इसको बोलते हैं एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये आप लिख सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड।
समझ पा रहे हैं ना? तो ये क्या है, के बोले तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट कौन सा एसिड के लिए है भाई? आपका आंसर होगा वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप बोलेंगे वीक एसिड। अरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के डिफाइन नहीं हो सकता। अरे भाई काहे नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो वैल्यू होगी वो खत्म हो चुकी होगी, और जब नीचे में इसकी वैल्यू 0 डालेंगे तो के का वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। नहीं समझे? चलिए, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझाया जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ चुकी है, H प्लस की वैल्यू क्या डालेंगे, सी अल्फा। क्या डालेंगे? सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा। और बताओ यहाँ से ऊपर से क्या होगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से सी कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, सी से सी कट जाएगा, तो के का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। और मैं बोला था कि अल्फा की वैल्यू अगर 5% से कम है तो 1 माइनस अल्फा को क्या ही रखना है, 1। लेकिन भाई आपका 100% क्वेश्चन में 1 माइनस अल्फा को आप क्या ही डालेंगे, 1। समझ पा रहे हैं? नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें अल्फा की वैल्यू 5% से ज्यादा हो। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो बताइए, क्या 1 माइनस अल्फा को मैं डायरेक्टली क्या पुट करूंगा, 1। क्या पुट करूंगा, 1। तो बताओ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर से। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या? के क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। अरे भाई किसके लिए? तो आप बोलेंगे एसिड के लिए। तो आप यहां से बताना अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, के बाई सी। अरे भाई होगा ना? तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, रूट के बाई सी। अरे भाई होगा ऐसा? तो आप मुझे बताना, के तो कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन तो मोल बाई वॉल्यूम होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। अरे भाई हो जाएगा ना? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वीक एसिड है, और उसमें वॉल्यूम का मतलब होता है डाइल्यूशन। क्या करेंगे भाई, डाइल्यूशन करेंगे तो क्या बढ़ेगा, अल्फा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम, अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बात याद आ रही है क्या? जब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था तो जब हम डाइल्यूशन करते थे तो भाई क्या बढ़ता था, अल्फा। अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयन इन सोल्यूशन इंक्रीज हो जाता था, जिसका वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाता था। याद आ रही है क्या? हाँ, तो ये बात अभी आपको समझ में आ रही है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन तो कम हो जाता है, लेकिन अल्फा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अरे भाई किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपको अभी याद रखना है, इनका स्टेटमेंट यही है कि जब हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है और अल्फा बढ़ जाती है। मतलब डाइल्यूशन करने से अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है। दिमाग में ख्याल आ रहा था। अरे भाई देखो, अगर मान लो NaCl है और यहाँ में ये टूटा, Na प्लस और Cl माइनस बनाया, इस शुरुआत के कंसंट्रेशन 0 और मान लो यहाँ में सी अल्फा, मान लो ये भाई क्या होगा, यहाँ में ध्यान देना, जैसे आप समझना है, यहाँ में जैसे हम एक मान लो इसका मूल 1 है तो इसका 0 होगा। अब यहाँ में से कुछ खत्म होता था ना भाई, ये खुद ही खत्म हो जाएगा और ये 1 1 बन जाएगा। तो अगर हम मान लो इसके लिए K लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइड बाई NaCl। तो इस केस में 1 इंटू 1/0 हो गया इनफाइनाइट, नहीं निकाला जा सकता है। मतलब जो K की वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन नहीं है, और K की वैल्यू जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि आपको याद होना चाहिए कि किसके लिए क्या निकाला जा रहा है। अगर इतना आप पता कर लेंगे तो 50% क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पीएच निकालेंगे। हम लोग का मेन मकसद यही है, पीएच निकालना है। और बताओ पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए ना। अगर H प्लस चाहिए तभी तो पीएच निकालेंगे। कोई बोलेगा ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, तो आप बोल रहे हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होता है, और उसमें अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा बढ़ जाता है, बस यही है। क्या समझ पा रहे हैं ना? मतलब अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। इसी को बोलते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग क्या निकाल रहे हैं। हम लोग देखो इस टॉपिक से क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वीक एसिड और वीक बेस। तो हम लोगों का टारगेट यही है कि वीक एसिड का पीएच कैसे निकाला जाए। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो अगर मान लो आप लोग ध्यान देना,
ये HNO2 लिखा है, क्या लिखा है भाई, HNO2, और इसका पीएच निकालना है। तो आपको पहले इसको देख के पता करना चाहिए कि HNO2 कैसा एसिड है। भाई 6 ही ना लिखा गया था, 6 में आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। और इस वीक एसिड का पीएच निकालना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के पास। कहाँ जाना पड़ेगा, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो कहीं लिखा है FeOH का होल ट्वाइस, क्या लिखा है बोलिए, FeOH का होल ट्वाइस, तो बताओ ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये तो वीक बेस है। और वीक एसिड या वीक बेस जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का पीएच निकालेगा कौन, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। तो पहले क्वेश्चन को देख के आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आने वाला है इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बताइए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है, C अल्फा। अरे भाई कितना है, C अल्फा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, C अल्फा के बराबर। किसके बराबर, C अल्फा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहीं से अल्फा की वैल्यू निकल जाए। भाई यहाँ में देखो, अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाला था, रूट ऑफ के बाई सी। अरे निकाला था ना यहाँ से। अल्फा की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई सी, है ना ऐसा। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को डाल देंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, के बाई सी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। और आप लोग जानते होंगे, मान लो भाई एक नंबर है एक्स और इसका अंदर में ए, और एक्स जो है स्क्वायर रूट से बाहर में है, लेकिन हमको उसको स्क्वायर रूट के अंदर में भेजना है। तो भाई कैसे भेजा जा सकता है, स्क्वायर करके। क्योंकि जब एक्स अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तभी ना एक्स स्क्वायर का बाहर निकलेगा तो एक्स हो जाएगा। भाई समझ पा रहे हैं ना। तो कोई भी नंबर को रूट के अंदर में ले जाना है तो उसका स्क्वायर करके ले जाना है। क्योंकि यहां से बताओ, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से क्या निकलेगा, एक्स। अरे भाई तभी ना ऐसा बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। तो आइए ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो बताइए यहाँ से H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, तो आप बोलेंगे के सी स्क्वायर बाई सी। तो बताओ यहाँ से कट जाएगा। तो बताइए H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो रूट ऑफ क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी हो जाएगा ना ऐसा। H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के इंटू सी हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है। तो H प्लस निकल गया तो क्या निकालेंगे, पीएच। अरे भाई क्या निकालेंगे, पीएच। और आप बताओ रूट एक्स को क्या लिखा जा सकता है, रूट एक्स को लिख सकते हैं उसकी पावर 1/2। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको निकालना है पीएच। जो जो बॉक्स बनाया जा रहा है उसको याद रखना है। अगर वीक एसिड है, क्या है भाई, वीक एसिड या वीक बेस है, तो अगर वीक एसिड है ना भाई तो उसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है, रूट ऑफ के ए इंटू सी। क्या होता है बोलिए, के ए इंटू सी। अगर वही वीक बेस होगा ना तो यहां में लिखेंगे OH माइनस और लिखेंगे केवी इंटू सी। क्या लिखेंगे, केवी इंटू सी। तो याद रखना है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है, रूट ऑफ के इंटू सी। अब आइए ध्यान दीजिए, और आपको निकालना है पीएच। तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। और बताओ H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में क्या क्या आ जाएगा, बताओ, रूट के ए इंटू सी। क्या इसको मैं के ए इंटू सी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ में केवल समझ लो, बाद में कॉपी करना। क्या ये स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ उसकी पावर 1/2। अब देखो, तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा था क्या, लॉग ए की पावर m क्या होता था, m टाइम्स लॉग ए। तो बताओ यहाँ में पावर क्या हो चुका है, हाफ। तो यहाँ से बताइए पीएच की वैल्यू क्या होगी, पीएच की वैल्यू हो जाएगी, हाफ बाहर करेंगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ में देखो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के ए इंटू सी। अरे भाई हो जाएगा ना ऐसे, हाफ को बाहर कर दिया। और लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। अरे भाई क्या होता है बोलिए, लॉग ए प्लस लॉग बी। यहाँ में माइनस रहेगा और आप यहाँ में लिखेंगे लॉग के ए प्लस लॉग के सी। अरे भाई लिखेंगे ना ऐसा, ऐसा लिखेंगे ना, माइनस को अंदर लेके जाइए। तो बताओ पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ माइनस लॉग के ए और क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस लॉग सी हो जाएगा ना ऐसा। डेरिवेशन बिल्कुल भी याद नहीं करना, रिजल्ट याद रखना है। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा तुम लोग जानता होगा पीएच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है क्या। अगर लिखा है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन को क्या लिखा जा सकता है, पीएच। अरे भाई क्या लिखा जा सकता है, पीएच। उसी प्रकार बताओ पीकेडब्ल्यू, पीके को क्या लिखा जा सकता है, माइनस लॉग ऑफ क्या, के ए। माइनस लॉग ऑफ के को क्या लिखा जा सकता है, पीके ए।
तो माइनस लॉग ऑफ के को क्या लिख सकते हैं, पी के ए, क्या लिख सकते हैं, पी के ए। तो बताओ यहाँ से पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, और यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है, पी के ए माइनस लॉग सी। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना होता है और pH होता है हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। क्या आपको जो बॉक्स बनाई जा रही है वो याद रखनी है, क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई, रिजल्ट याद रखना है। ये कब pH है बताओ, कब pH है, ये कब फॉर्मूला यूज करना है, कब, जब एसिड वीक एसिड है। कैसे पता चलेगा वीक एसिड, तो 6 के बाद कोई भी एसिड आएगा उसका pH निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करने हैं। कौन कौन सा 6 एसिड, HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, इसको छोड़ के कोई भी एसिड आएगा तो उसका pH निकालने का ये फॉर्मूला है ना। कौन सा लॉ से निकालते हैं, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। भाई ये सब कॉपी करिए, बकवास बातें हैं जो यहाँ में लिखाई गई है, रिजल्ट तो ये है। क्या समझ पा रहे हैं आप, अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपको रिजल्ट ये याद रखना है। कॉपी क्यों बर्बाद करना है भाई इतना डेरिवेशन करके, जो इंपॉर्टेंट है वो तो करना है, लेकिन ये इसका कोई जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आपको क्या याद रखना है, 2 बातें याद रखनी है। क्या क्या, एक तो ये याद रखना है कि के इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, क्या होता है बताइए, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, ठीक है, या अल्फा इक्वल टू रूट के वाई से, समझ पा रहे हैं ना, वहां से निकल जाएगा। और दूसरा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन रूट ऑफ के इंटू सी, और पीएच की वैल्यू हाफ पी के माइनस लॉग सी, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या। सी बोलेंगे तो क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन। अभी हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अभी बहुत सारा पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कराया जाएगा। मुझे लग रहा है कि कॉपी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई एसिड का तो हो चुका है, वीक एसिड का हो चुका है, अब किसकी बात करेंगे भाई, वीक बेस। वीक बेस में भाई क्या होता है, BOH, मान लो OH है तो बेस होगा, और ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा बताइए, B प्लस एक्वस, और साथ में क्या देने वाला है, OH माइनस एक्वस। और मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन टाइम t इक्वल टू 0 पे C है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0। और मान लीजिए यहाँ से C अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये क्या बनेगा, C अल्फा, और ये क्या बनेगा, C अल्फा। और इसके लिए जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो बताओ क्या होगा भाई। देखो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट बताओ, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C अल्फा इंटू C अल्फा, और यहाँ से एक C कॉमन लेंगे तो क्या 1 माइनस अल्फा बचेगा। और यहाँ में देखो ये जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए, वीक बेस के लिए, तो इसका नाम हो जाता है Kb। क्या नाम हो जाता है, Kb। Kb क्या होता है, ये बेस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, समझ पा रहे हैं ना। आयोनाइजेशन, इसको क्या बोला जा सकता है, आयोनाइजेशन, या आप बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ये जो Kb है वो वीक बेस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, ध्यान देना। ये कट जाएगा, बताओ यहाँ से Kb की वैल्यू क्या होगी, Kb की वैल्यू तो वही आएगी भाई, अल्फा स्क्वायर इंटू सी, आएगा कि नहीं आएगा। तो Kb का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे रूट ऑफ Kb बाई C। अरे भाई हो जाएगा ना, ऐसे सब कुछ सेम है, केवल K का जगह में Kb लिख देना है। अब बताओ यहाँ से क्या निकालेंगे, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, क्या निकालेंगे, OH माइनस आयन का। और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बोलिए कितना है, तो आप बोलेंगे C अल्फा, और जब अल्फा की वैल्यू ये डालेंगे तो भाई ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाता था, Kb इंटू C। अरे भाई समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ये डालेंगे और C को जब अंदर लेके जाएंगे तो वही आ रहा था, और H प्लस की वैल्यू क्या आ रहा था, K इंटू C, और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, Kb इंटू C। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, POH, क्या निकालेंगे बोलिए, POH, तो क्या आ जाएगा भाई, हाफ PKb माइनस लॉग C। ये बॉक्स आपको याद रखना है, ये बॉक्स आपको याद रखना है, और ये सारी बॉक्स जो आपको बताई गई हैं वो आपको याद रखनी है। समझ पा रहे हैं कि आप लोग, भाई टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और आप लोग लेते भी नहीं है, इसलिए अच्छी बात है। देखिए OH माइनस क्या होगा, K, देखो H प्लस क्या था, K इंटू C, और यहाँ में K के जगह में K भी डाल दो, बाकी सब सेम आ जाए, H प्लस का जगह में OH डाल दो। चलिए भाई मुझे लग रहा है कि कॉपी हो गया है, और आप बॉक्स बना के रखना, POH निकालना है तो ऐसे निकालेंगे,
मान लो तुमको बेस दिया है भाई, क्या दिया है, वीक बेस, क्या दिया है, वीक बेस। ध्यान देना, पहले ध्यान देंगे आप लोग को, आप लोग का सामने है NH4, ठीक है, ध्यान देना पहले, आप एकदम पूरा बोर्ड पे पूरा फोकस होकर ध्यान दीजिएगा। लिखा है NH4OH, निकालना है पीएच, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहले ध्यान देना, ये क्या है, एसिड है कि बेस है, एसिड है कि बेस है, बेस। कौन सा बेस है, वीक बेस। और भाई कौन सा बेस है, वीक बेस। तो कहां में जाएंगे, ऑस्टोवर्ल्ड के पास, किसके पास, ऑस्टोवर्ल्ड के पास। और वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, पीओएच, क्या निकालेंगे, पीओएच। और पीओएच का फॉर्मूला क्या है, हाँ ये सब सारी वैल्यू दिया जाएगा, जस्ट आपको समझना है, क्योंकि ये वीक बेस है और वीक बेस का पीएच निकालना है तो ऑस्टोवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ से ही निकलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। और ये बेस है तो पीएच डायरेक्टली मत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पीओएच। तो पीओएच का ये फॉर्मूला निकाल देंगे। मान लो पीओएच की वैल्यू आ गई x, क्या आ गई, और निकालना क्या था, पीएच। तो फॉर्मूला पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, और यहाँ से पीओएच निकल चुका है तो पीएच निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या। तो आइए थोड़ा सा पहले आपको नोट लिखाया जाए, उसके बाद क्वेश्चन कराया जाएगा। बहुत आसान है भाई, केवल आपको केस पता चल जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। बताइए, अगर मान लो HNO3 लिखा है, क्या लिखा है भाई, HNO3, और इसका पीएच निकालना है, क्या निकालना है, पीएच। कैसे निकलेगा, क्या ऑस्टोवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे भाई ये कैसा एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या सॉल्ट है, किसके पास नहीं जाएंगे, ऑस्टोवर्ल्ड के पास नहीं जाना है। ऑस्टोवर्ल्ड के पास तभी जाएंगे जब हमारा एसिड कैसा है, वीक है, या बेस कैसा है, वीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अगर हम बात करते हैं नोट, नोट में कुछ लिखना चाहेंगे हम लोग, जैसे मान लो हमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। समझ पा रहे हैं ना भाई। आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ही तो हो रहा है, टूट रहा है। मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में जो मैक्सिमम रिएक्शन होंगी वो डिसोसिएशन वाली होंगी। कैसी वाली। और बताओ अगर ये डिसोसिएशन है तो एक्सो है कि एंडो है। तुमको लिखा था डिसोसिएशन रिएक्शन कैसी होती है, एक्सो या एंडो। अरे भाई क्या इसको तोड़ने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। कैसी है, मतलब मैक्सिमम आपका चांस में, मैक्सिमम आयनिक इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होगी वो डिसोसिएशन वाली होगी, मतलब मैक्सिमम रिएक्शन एंडोथर्मिक वाला होगा। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जो एक्सोथर्मिक वाला आएगा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो मैक्सिमम रिएक्शन होंगी वो कैसी होंगी भाई, एंडो। कैसी होगी। अच्छा बताओ क्या एंडोथर्मिक है, तो आप बताओ इसका डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो आप मुझे बताना क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, क्या है भाई, के। अरे भाई एसिड है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के तो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा, तो आपका आंसर इज टेम्परेचर। अरे भाई किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अरे भाई क्या बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर। अगर बताओ ये रिएक्शन कैसी है, कैसी है, एंडोथर्मिक। अरे भाई कैसी है, एंडोथर्मिक। और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अरे भाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है। अरे समझ पा रहे हैं क्या। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से किसकी हेल्प होती है, तो आंसर इज एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू कम हो जाता था। रिएक्शन कैसी थी, एक्सोथर्मिक। तो अब थोड़ा सा सोचिए ये रिएक्शन कैसी है, तो आप बोलेंगे कैसी है, एंडोथर्मिक है। और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किसके तरफ चला जाएगा भाई, फॉरवर्ड। और भाई के का वैल्यू तो बढ़ेगा ना भाई, और के का वैल्यू बढ़ेगा और रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई लीचर्ड प्रिंसिपल पढ़ा था ना, अगर इधर जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं। मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना, इसका मतलब क्या, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना या घटना, बढ़ जाना। अरे भाई एसिडिक स्ट्रेंथ जो क्या होती है भाई, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। क्या समझ में आया कि ये देखो, ये क्योंकि रिएक्शन हम लोगों को मालूम है कि कैसी है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, के की वैल्यू बढ़ेगी, और के की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि समझ पा रहे ना। तो ध्यान देना, ध्यान पूरा दे रहे हैं आप लोग, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, पहले यहाँ में ध्यान दीजिएगा। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से बताओ के का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। के का वैल्यू बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखना, अगर आपको दो एसिड का के का वैल्यू दिया है, अरे भाई दो एसिड दिया है,
मान लो दो एसिड है भाई, HA1 HA2, और इसका जो K का वैल्यू है वो 10 की पावर 2 है और इसका K का वैल्यू 10 की पावर 3 है। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? अरे भाई जिसका K ज्यादा है, तो K किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा इसके कंपेयर में। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? तो चलो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।